शेयर बाजार, कई लोगों के लिए ये शब्द सुनते ही शायद डॉलर साइन घूमने लगते हैं, है ना? जल्दी अमीर बनने का सपना। हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन क्या ये वाकई तेज रफ्तार से पैसा बनाने की मशीन है या फिर कुछ और ही मामला है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि शेयर बाजार किस्मत का खेल शायद कम है और समझदारी, रणनीति और खासकर जोखिम को संभालने की कला वो ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा। और ये जो सोच है ना कि बाजार सिर्फ ऊपर ही जाता है या यहाँ रातों रात अमीर बन सकते हैं, यही सोच अक्सर निवेशकों को भारी नुकसान की तरफ ले जाती है। अच्छा। असलियत यह है कि भाई मुनाफा कमाने से भी ज्यादा जरूरी है अपनी पूंजी को उसको सुरक्षित रखना सीखना। हाँ, और इसी सफर में इस समझ में हमारी मदद करेगा आज का हमारा स्रोत, शेयर मार्केट, सफल निवेश और रिस्क प्रबंधन किताब के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से। आज जिस विश्लेषण का कह सकते हैं मिशन साफ है, निवेश की दुनिया में रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन के उन सिद्धांतों को गहराई से समझना जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। बिल्कुल। हम कोशिश कर रहे हैं कि जानकारी के समंदर से जरूरी मोती निकालें उन लोगों के लिए जो तेजी से लेकिन ठोस ज्ञान पाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। देखिए, निवेश में सफलता का जो समीकरण है ना, उससे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। कैसे? उन्हें लगता है कि बस अगला मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ लिया तो बस हो गया काम। हाँ, ये तो बहुत सुना है। लेकिन सच ये है, जैसे कि शोध भी इशारा करता है, कि सही स्टॉक चुनना वो समीकरण का सिर्फ एक हिस्सा है। अच्छा। असली खेल तो जोखिम को समझने में है और उसे नियंत्रित करने में। बिना अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के बेहतरीन रिसर्च से चुना गया स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो को डुबो सकता है। सच में बाप रे। ये वो बुनियादी सबक है जिसे ज्यादातर नए निवेशक सीखने में काफी देर कर देते हैं। सही कहा। और जब जोखिम प्रबंधन की बात आती है तो सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला सिद्धांत है डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, विविधता। यानी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखना। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर व्यवहार में इसका क्या मतलब है? कैसे करें इसे? व्यवहार में इसका सीधा मतलब है कि अपने निवेश की पूंजी को सिर्फ एक या दो कंपनियों या एक ही तरह के सेक्टर तक सीमित ना रखें। इसी को डाइवर्सिफिकेशन या विविधता कहते हैं। सोचिए, आपने अपनी सारी बचत सिर्फ एक ही आईटी कंपनी के शेयर में लगा दी, ये सोचकर के भाई टेक्नोलॉजी ही भविष्य है। हाँ, आजकल तो सब यही सोचते हैं। लेकिन अगर किसी सरकारी नीति या कोई अंतर्राष्ट्रीय घटना या मान लीजिए कंपनी के अंदरूनी मसले की वजह से वो सेक्टर या सिर्फ वही कंपनी मुश्किल में आ गई, तब तो सारी पूंजी पर खतरा। बिल्कुल, आपकी पूरी पूंजी पर खतरा मंडराने लगता है। तो उपाय ये है कि पैसा अलग अलग सेक्टर्स में बांटा जाए, जैसे कुछ आईटी में, कुछ फार्मा, कुछ बैंकिंग, कुछ एफएमसीजी, इस तरह से। हाँ, ये एक तरीका है। बिल्कुल, अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करने से आप किसी एक उद्योग के उतार चढ़ाव पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते। अच्छा। लेकिन यहाँ एक और परत है, सिर्फ अलग अलग सेक्टर चुन लेना ही वो काफी नहीं है। और क्या? ये भी देखना जरूरी है कि उन सेक्टर्स या कंपनियों का आपस में कितना संबंध है। कोरिलेशन जिसे कहते हैं। कोरिलेशन मतलब ये कि वो एक साथ ऊपर नीचे तो नहीं जाते। जैसे अगर आपने 5 अलग अलग बैंकों में निवेश कर दिया तो कहने को तो ये विविधता है। हाँ, 5 अलग बैंक है। लेकिन अगर ब्याज दरों में कोई बड़ा बदलाव आता है या मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर पर कोई संकट आता है, तो क्या होगा? तो सारी एक साथ नीचे जाएंगे। बिल्कुल, आपके सारे निवेश एक साथ प्रभावित हो सकते हैं। अच्छा, तो असली विविधता तब है जब निवेश ऐसी जगहों पर फैला हो जो एक दूसरे से कम प्रभावित होते हों। ये दिलचस्प है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताता है कि लोग डाइवर्सिफिकेशन में क्या गलतियां कर बैठते हैं? हम स्टॉक खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि भाई विविधता हो गई। हाँ, 50 स्टॉक खरीद लिए, हो गया डाइवर्सिफाई। जबकि हो सकता है उन्होंने बहुत सारी मिलती जुलती या फिर औसत दर्जे की कंपनियां ही खरीद ली हों। इससे जोखिम कम होने की बजाय बढ़ भी सकता है या रिटर्न पर बुरा असर पड़ सकता है। तो फिर सही तरीका क्या है? प्रभावी डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है सोच समझकर ऐसे निवेशों का मिश्रण बनाना जो अलग अलग आर्थिक परिस्थितियों में अलग अलग तरह से प्रदर्शन करें।
ताकि आपका कुल निवेश यानी पोर्टफोलियो, हाँ, आपके सभी निवेशों का जो संग्रह है वो संतुलित रहे। पोर्टफोलियो को संतुलित रखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू जिसका जिक्र आपने किया और स्रोत में भी है, एसेट एलोकेशन, संपत्ति आवंटन। हाँ, ये महज अलग अलग स्टॉक चुनने से कैसे अलग है? ये कुछ ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट लगता है। हाँ, एसेट एलोकेशन एक ज्यादा व्यापक रणनीति है। बिल्कुल, ये सिर्फ ये तय नहीं करती कि किन शेयरों में पैसा लगाना है। अच्छा, तो क्या तय करती है? बल्कि ये तय करती है कि आपकी कुल पूंजी का कितना हिस्सा किस तरह के एसेट क्लास में जाना चाहिए। एसेट क्लास मतलब? जैसे कितना इक्विटी यानी शेयर में, कितना डेट यानी बॉन्ड या एफडी वगैरह में, कितना सोना, कितना रियल एस्टेट, इस तरह से। ओके, ये तो पूरी प्लानिंग हो गई। हाँ, और ये फैसला आपकी उम्र, आपकी वित्तीय लक्ष्य, सिर्फ रिटायरमेंट नहीं, शायद घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई है, हाँ, कई लक्ष्य होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आपकी जोखिम सहने की क्षमता पर निर्भर करता है। आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो ये जो एक आम नियम सा सुना जाता है कि 100 उम्र वाला फॉर्मूला इक्विटी में लगा दो, क्या ये काफी है? ये एक शुरुआती बिंदु हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत ज्यादा सरलीकृत है। क्यों? मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों 30 साल के हैं। एक की सरकारी नौकरी है, आय स्थिर है, कोई बड़ा कर्ज नहीं है। ठीक है। दूसरा शायद अपना स्टार्टअप चला रहा है, आय में बहुत उतार चढ़ाव है और उस पे बिजनेस लोन भी है। क्या दोनों की जोखिम लेने की क्षमता एक जैसी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टार्टअप वाले की तो हालत अलग होगी। बिल्कुल। इसीलिए एसेट एलोकेशन सिर्फ उम्र देखकर नहीं, बल्कि व्यक्ति की पूरी वित्तीय तस्वीर, उसके लक्ष्यों की समय सीमा और उसकी मानसिक सहनशीलता को देखकर तय किया जाना चाहिए। स्रोत भी इसी व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर बल देता है। और ये सिर्फ एक बार करने वाली चीज नहीं है ना? इसे समय समय पर देखना भी पड़ता होगा, रिव्यू करना। बिल्कुल। आपकी उम्र बढ़ती है, आपके लक्ष्य करीब आते हैं, आपकी आय बदलती है और बाजार की स्थितियां भी तो बदलती रहती हैं। हाँ, वो तो है। इसलिए समय समय पर अपने एसेट एलोकेशन की समीक्षा करना और उसे जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करना, जिसे रीबैलेंसिंग कहते हैं। रीबैलेंसिंग, हाँ, सुना है। तो वो उतना ही जरूरी है जितना शुरू में सही एलोकेशन तय करना। इसका एक उदाहरण देंगे, कैसे करते हैं रीबैलेंसिंग? हाँ, जैसे मान लीजिए आपने तय किया था कि 60% इक्विटी में रखेंगे और 40% डेट में। अब शेयरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आपके पोर्टफोलियो में उनका हिस्सा बढ़कर 75% हो गया। अच्छा। तो रीबैलेंसिंग का मतलब होगा कि आप कुछ मुनाफा इक्विटी से निकालकर उसे डेट में लगा दें, ताकि आप वापस अपने 60-40 के लक्ष्य पर आ जाएं। इससे आप अपने तय जोखिम स्तर पर बने रहते हैं। समझ गया। ठीक है, तो हमने बड़े स्तर पर जोखिम फैलाना यानी डाइवर्सिफिकेशन और अपनी क्षमता के अनुसार संपत्ति बांटना यानी एसेट एलोकेशन की बात की। लेकिन अगर हमने कोई स्टॉक चुना है और वो अचानक गिरने लगे, तो व्यक्तिगत स्तर पर बड़े नुकसान से बचने का कोई तरीका? यहाँ स्टॉप लॉस की बात आती है ना? हाँ, स्टॉप लॉस ये एक बहुत ही व्यावहारिक और कह सकते हैं अनुशासन लाने वाली तकनीक है, खासकर उनके लिए जो थोड़े एक्टिव निवेशक हैं या ट्रेडिंग करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है नुकसान को एक सीमा पर रोकना। कैसे? जब आप कोई शेयर खरीदते हैं, उसी समय आप अपने ब्रोकर के सिस्टम में एक आदेश लगा देते हैं कि अगर शेयर की कीमत एक निश्चित स्तर से नीचे गिर जाए, मान लीजिए आपकी खरीद कीमत से 10% नीचे, तो वो शेयर अपने आप बिक जाए। ये तो सुनने में अच्छा लगता है, एक तरह का सेफ्टी नेट जैसा। हाँ, है तो। लेकिन क्या इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं? मैंने सुना है कि कभी-कभी बाजार तेजी से नीचे जाकर तुरंत ऊपर आ जाता है, जिसे व्हिपसॉ कहते हैं। हाँ, व्हिपसॉ। ऐसे में तो स्टॉप लॉस हिट होने से नुकसान हो जाएगा, जबकि शेयर बाद में ऊपर चला गया। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये स्टॉप लॉस का एक संभावित नुकसान है। बिल्कुल है। कभी-कभी बाजार में बस एक क्षणिक गिरावट आती है और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और फिर कीमत वापस ऊपर चली जाती है। इसे ही व्हिपसॉ कहते हैं। तो फिर क्या फायदा इसका? फायदा है, लेकिन इसीलिए स्टॉप लॉस का स्तर बहुत सोच समझ कर तय करना होता है। इतना करीब नहीं कि जरा सी गिरावट में हिट हो जाए और इतना दूर भी नहीं कि बड़ा नुकसान होने दे। अच्छा, तो ये लेवल कैसे तय करें? कुछ अनुभवी निवेशक प्रतिशत के बजाय चार्ट पर तकनीकी स्तर देखते हैं, जिसे सपोर्ट लेवल कहते हैं। उसको देखकर स्टॉप लॉस लगाते हैं। सपोर्ट लेवल, ठीक है। क्या इसका कोई और एडवांस्ड रूप भी है स्टॉप लॉस का? हाँ, एक और तकनीक है जिसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये क्या है? इसमें आपका स्टॉप लॉस स्तर
शेयर की कीमत बढ़ने के साथ साथ ऊपर खिसकता जाता है। ओह, ये कैसे? मान लीजिए आपने 100 रुपए पर शेयर खरीदा और 10% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया, यानी 90 रुपए पर। ठीक। अगर शेयर बढ़कर 120 रुपए हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस भी अपने आप बढ़कर 108 रुपए, 120 का 90% हो जाएगा। अरे वाह, तो प्रॉफिट लॉक होता जाता है। हाँ, इससे आप मुनाफे को लॉक करते जाते हैं और गिरावट की स्थिति में भी सुरक्षा बनी रहती है। लेकिन यहाँ भी वो विपसों का खतरा तो रहता ही है। महत्वपूर्ण ये है कि स्टॉप लॉस एक टूल है, कोई रामबाण इलाज नहीं। ये आपको भावनाओं में बहकर बड़े नुकसान से बचाने में मदद करता है और एक अनुशासित एग्जिट रणनीति देता है। भावनाओं की बात आई तो शायद यही निवेश का सबसे मुश्किल मोर्चा है, क्यों? डर और लालच पर काबू पाना। हाँ, सबसे मुश्किल। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? ये सिर्फ कहने की बात है या वाकई संभव है? ये संभव है, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि भावनात्मक स्थिरता ही वही लंबी अवधि में सफलता की कुंजी है। बाजार का स्वभावी है उतार चढ़ाव। जब बाजार तेजी से गिरता है, जिसे बेयर मार्केट यानी मंदड़िए का बाजार कहते हैं, हाँ, जब सब लाल लाल दिखता है। बिल्कुल, चारों तरफ नकारात्मक खबरें होती हैं, पोर्टफोलियो लाल निशान में दिखता है, ऐसे में डर हावी हो जाता है। अच्छे निवेशक भी घबराकर अपने अच्छे लंबी अवधि के निवेश बेच देते हैं। पैनिक सेलिंग। हाँ, पैनिक सेलिंग। वो सोचते हैं कि अरे थोड़ा और गिरने से पहले निकल जाऊं, और अक्सर सबसे निचले स्तर के आसपास बेच बैठते हैं। और इसका उल्टा भी उतना ही खतरनाक है ना, जब सब कुछ हरा हरा दिख रहा हो बुल मार्केट में। बिल्कुल, जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा हो, बुल मार्केट यानी तेजड़िए का बाजार, तब लालच हावी हो जाता है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो। लोगों को लगता है कि अरे मैं पीछे छूट रहा हूं। वो दोस्तों, रिश्तेदारों की बातें सुनकर या सिर्फ बढ़ती कीमतों को देखकर बिना सोचे समझे अक्सर बहुत महंगे भाव पर शेयर खरीद लेते हैं। इसे ग्रीडी बाइंग कहते हैं। ये दोनों ही चरम भावनाएं, डर और लालच, आपकी तर्क संगत सोच को खत्म कर देती है। तो सवाल ये है कि इस इमोशनल रोलर कोस्टर से इससे कैसे निपटा जाए? जी, क्या सिर्फ जानकारी होना काफी है? जानकारी तो पहला कदम है जरूर, लेकिन काफी नहीं है। इसके लिए अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए और एक स्पष्ट निवेश योजना की जरूरत होती है। योजना मतलब पहले से तय हो? हाँ, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप क्यों निवेश कर रहे हैं, आपकी रणनीति क्या है और आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। जब बाजार में उथल-पुथल हो तो अपनी मूल योजना पर टिके रहना वो बहुत महत्वपूर्ण है। पर यह आसान नहीं होता होगा? नहीं होता। स्रोत शायद सीधे तौर पर मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों बायसेस का जिक्र न करें, जैसे लॉस अवर्जन, नुकसान से ज्यादा डरना, या हर्डिंग, भीड़ के पीछे चलना। हाँ, ये सब भी होता है। पर उसका सार यही है कि इन मानसिक प्येजेस, इन जाल से बचने के लिए आत्म जागरूकता और अनुशासन विकसित करना बहुत जरूरी है। अनुशासन बनाए रखने में शायद एक और चीज मदद करती है जिसका जिक्र हमारे स्रोत में है, इमरजेंसी फंड। हाँ, आपातकालीन कोष। ये तो पर्सनल फाइनेंस का टॉपिक लगता है, इसका सीधा निवेश से क्या लेना देना? नहीं, इसका बहुत गहरा और सीधा संबंध है निवेश से। सोचिए, आपने बहुत अच्छी तरह एसेट एलोकेशन किया, डाइवर्सिफिकेशन भी किया और लंबी अवधि के लिए निवेश किया, सब बढ़िया। हाँ। लेकिन अचानक आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आ गई जहां आपको तुरंत पैसों की जरूरत है। कोई मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी छूटना या कोई और अप्रत्याशित खर्च। ऐसा तो हो सकता है। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपके पास क्या विकल्प बचेगा? क्या करेंगे आप? शायद अपने निवेश को तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। शेयर बेचने पड़ेंगे। बिल्कुल, और तब आपको शायद मजबूरी में गलत समय पर नुकसान उठाकर अपने शेयर या म्यूचुअल फंड बेचने पड़े। इससे आपकी पूरी लंबी अवधि की योजना पटरी से उतर सकती है। इमरजेंसी फंड इसी मजबूरी से बचाता है। ये एक सुरक्षा जाल है। तो कितना होना चाहिए ये फंड? आमतौर पर कहा जाता है कि कम से कम 6 महीने के जो आपके जरूरी खर्चे हैं। 6 महीने के? अच्छा। उसके बराबर रकम एक सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध जगह में होनी चाहिए, जैसे सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड, जहाँ से तुरंत पैसा निकल सके। हाँ, ये रकम आपके निवेश को बाजार के उतार चढ़ाव और जीवन की अनिश्चितताओं दोनों से बचाती है। ये पक्का करती है कि आप अपने निवेश को बिना किसी दबाव के उसको बढ़ने का पूरा समय दे सकें। यह वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है।
अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं निवेश की भागदौड़ में। बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए हमने ये सब कर लिया, डाइवर्सिफाई किया, एलोकेट किया, स्टॉप लॉस लगाया या नहीं लगाया, भावनाओं पर काबू रखने की कोशिश की, इमरजेंसी फंड भी बना लिया। अब क्या निवेश करके भूल जाना है या लगातार देखते रहना है? रेगुलर मॉनिटरिंग की क्या भूमिका है? अच्छा सवाल है। निवेश करके पूरी तरह भूल जाना भी ठीक नहीं है और ना ही हर घंटे ऐप खोलकर कीमतें देखना। हाँ, वो तो पागलपन है। दोनों ही आती हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग यानी नियमित निगरानी जरूरी है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ कीमतों का उतार चढ़ाव देखना नहीं है। तो फिर क्या है मकसद? इसका असली मकसद है ये पक्का करना कि आपका निवेश आपकी योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं, और जिन कारणों से आपने निवेश किया था वे अभी भी वैलिड हैं या नहीं। तो कितनी निगरानी और क्या देखना चाहिए? रोज देखें, हफ्ते में? ज्यादातर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए महीने में एक बार या शायद तिमाही में एक बार अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करना काफी होता है। अच्छा, महीने या तिमाही में? और देखना क्या है उसमें? उसमें आपको कुछ मुख्य बातें देखनी चाहिए। पहला, कि आपका एसेट एलोकेशन अभी भी आपके लक्ष्य के हिसाब से ठीक है। यहाँ रीबैलेंसिंग की जरूरत पड़ सकती है, जैसा हमने बात की। हाँ, रीबैलेंसिंग। दूसरा, क्या आपके द्वारा चुनी गई कंपनियां या फंड्स उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या उनके फंडामेंटल्स में उनकी बुनियादी बातों में कोई बड़ा बदलाव आया है? कर रहा है? अगर हाँ, तो क्यों? क्या अब उससे निकलने का समय आ गया है? अच्छा। स्रोत भी यही कहता है कि निगरानी का मतलब घबराना नहीं है, बल्कि सूचित रहना है, इन्फॉर्म्ड रहना है, और जरूरत पड़ने पर सोच समझकर कदम उठाना है। बहुत ज्यादा निगरानी अक्सर जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर करती है, जो नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो हमने डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन, स्टॉप लॉस, इमोशनल कंट्रोल, इमरजेंसी फंड और रेगुलर मॉनिटरिंग जैसे कई जरूरी औजारों रणनीतियों की बात की। इन सबको समझने के बाद क्या हम कह सकते हैं कि शेयर बाजार में सफलता का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, कोई गुप्त सूत्र? हाँ, कोई गुप्त सूत्र तो नहीं है, लेकिन एक स्पष्ट सिद्धांत जरूर है जिस पर स्रोत बार बार जोर देता है, और वो है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लंबी अवधि का नजरिया। हाँ, शेयर बाजार को जल्दी अमीर बनने की स्कीम या कोई लॉटरी टिकट समझना वो सबसे बड़ी भूल है। ये एक व्यवसाय में हिस्सेदारी खरीदने जैसा है। क्या आप कोई बिजनेस आज शुरू करके कल ही करोड़पति बनने की उम्मीद करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें तो सालों लगते हैं। बिल्कुल। उसी तरह शेयरों में निवेश को भी समय देना पड़ता है। धैर्य रखना ही असली कुंजी है। पेशेंस। धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखते रहने की इच्छा। बाजार में उतार चढ़ाव आएंगे, ये उसकी प्रकृति है, ये तो होगा ही। हाँ, वो तो पक्का है। कभी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, कभी बुरी, कभी कोई सेक्टर चलेगा, कभी कोई और। सफल निवेशक वही बनते हैं जो इन चक्रों में घबराते नहीं, अपनी रिसर्च और रणनीति पर भरोसा रखते हैं और अपनी भावनाओं को उनको हावी नहीं होने देते। कंपाउंडिंग का जादू भी तो लंबे समय में ही चलता है। बिल्कुल। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जादू लंबी अवधि में ही काम करता है। स्रोत स्पष्ट कहता है कि शॉर्टकट ढूंढने वाले अक्सर ठोकर खाते हैं। ये एक मैराथन दौड़ है, स्प्रिंट नहीं। जोखिम प्रबंधन के ये सारे सिद्धांत इसी लंबी दौड़ में टिके रहने में आपकी मदद करते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल का अगर सार निकालें तो हमने जोखिम प्रबंधन की कई परतों को समझा। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। जैसे डाइवर्सिफिकेशन, जोखिम को अलग अलग टोकरियों में बांटना, लेकिन समझदारी से। बिल्कुल। एसेट एलोकेशन, अपनी उम्र, लक्ष्य और जोखिम क्षमता के हिसाब से सही मिश्रण बनाना। हाँ, व्यक्तिगत जरूरत के हिसाब से। स्टॉप लॉस, बड़े नुकसान से बचने के लिए एक अनुशासित तरीका, अगर आपकी रणनीति के अनुकूल है तो। एक टूल की तरह। इमोशनल कंट्रोल, डर और लालच के उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना, जो सबसे मुश्किल है शायद। इमरजेंसी फंड, जीवन की अनिश्चितताओं से अपने निवेश को सुरक्षित रखना। बहुत जरूरी। रेगुलर मॉनिटरिंग, जागरूक रहना लेकिन जुनूनी नहीं बनना। सही संतुलन। और इन सब के ऊपर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, धैर्य और विश्वास के साथ टिके रहना। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये है कि इन सिद्धांतों को जानना एक बात है और इन्हें लगातार अमल में लाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, जानना और करना दो अलग चीज है। असली परीक्षा तो बाजार की उथल-पुथल के बीच होती है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनी निवेश यात्रा का एक अभिन्न अंग बना लेते हैं, तभी शेयर बाजार आपके लिए अटकलबाजी का मैदान ना रहकर धन निर्माण का एक सोचा समझा और अनुशासित माध्यम बन पाता है।
ये ज्ञान और इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग ही आपको बाजार की जो अनिवार्य अनिश्चितताएं हैं उनका सामना करने की शक्ति देता है। हमने रणनीतियों और सिद्धांतों की तो खूब बात कर ली, लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में कौंध रहा है। और वो शायद ये है कि जब सब कुछ पता है, नियम मालूम है, रणनीतियां मालूम है, फिर भी इतने सारे निवेशक बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? हाँ, यही सवाल, क्यों होता है ऐसा? बाजार के रोजाना के शोर, मीडिया की सुर्खियों और अंदर के डर या लालच के बीच वो भावनात्मक संतुलन और अनुशासन बनाए रखना वो इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्या ये सिर्फ ज्ञान की कमी है या इसके लिए दिमागी तौर पर या स्वाभाविक तौर पर किसी और तरह की मजबूती की जरूरत पड़ती है? सोचने वाली बात है। इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि निवेश में असली लड़ाई शायद बाहर के बाजार से ज्यादा निवेशक के अपने मन के अंदर ही लड़ी जाती है।